नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी विद्यार्थी चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैं द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित मैथ्यू अर्नल्ड के काव्य सिद्धांत को। इससे पहले की वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एवं विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस की उदात्त अवधारणा, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा का सिद्धांत, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय रहने वाला है, मुख्य विषय है मैथ्यू अर्नल्ड का काव्य सिद्धांत। तो मैथ्यू अर्नल्ड काव्य सिद्धांत के मत में संदर्भ में अपना क्या मत रखते हैं उस पर चर्चा करते हैं। जो प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं कि मैथ्यू अर्नल्ड के आलोचना के स्वरूप की विवेचना कीजिए। एक यह प्रश्न आता है। आलोचना के संबंध में मैथ्यू अर्नल्ड की अवधारणाओं का विस्तार से स्पष्टीकरण और मैथ्यू अर्नल्ड का संक्षिप्त परिचय, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम मैथ्यू अर्नल्ड का परिचय। मैथ्यू अर्नल्ड का समय सन 1822 ईस्वी से 1888 ईस्वी माना जाता है और इन्हें 19वीं शताब्दी का मूर्धन्य आलोचक यथार्थवादी काव्य चिंतक तथा प्रथम कोटि का कवि माना जाता है। अर्नल्ड की शिक्षा विचेस्टर, रूबो और बेली आज कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई तथा यहीं से सन 1844 में ऑनर्स के साथ स्नातक और दूसरे वर्ष ही फेलो ऑफ ऑरियल के लिए निर्वाचित हुए। ये अर्नल्ड ये कई वर्षों तक ऑक्सफोर्ड में काव्य के आचार्य रहे और फिर एक सफल आचार्य के साथ साथ उन्हें बहुत बड़ा शिक्षा शास्त्री होने का भी यश प्राप्त हुआ। मैथ्यू अर्नल्ड की लगभग 40 पुस्तकें लिखी हैं। मैथ्यू अर्नल्ड ने लगभग 40 पुस्तकें लिखी हैं। आलोचना के स्वरूप और प्रकार, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आलोचना का स्वरूप और प्रकार। मैथ्यू अर्नल्ड साहित्य में कवि के रूप में अवतरित हुए। बाद में वे आलोचना के क्षेत्र में भी उभर कर सबके सामने आए। वे प्रोफेसर ऑफ पोएट्री के पद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लगभग 1857 में नियुक्त हुए। वहाँ उनके भाषणों में आलोचना सिद्धांतों की झलक मिली। जब यह वहाँ पे अपनी स्पीच देते थे तो वहाँ पे आलोचना संबंधी झलक दिखती थी। बाद में उनकी पुस्तकें ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ये इनकी पुस्तक है, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, द स्टडी ऑफ कलेक्ट्रेट लिटरेचर प्रकाशित हुई और साहित्यिक पत्रिकाओं में भी ये प्रकाश में आए। उनके विभिन्न लेखों और भाषणों के संकलन 2 भागों जिनमें एसेज इन क्रिटिसिज्म नाम से प्रकाश में आया। ठीक है, उनके साहित्य को 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जो मैथ्यू अर्नल्ड का साहित्य है उसे 2 प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है, एक काव्य संबंधी विचार, एक साहित्य समीक्षा संबंधी विचार। तो सर्वप्रथम बात करते हैं काव्य संबंधी विचार पर। तो इनके काव्य संबंधी विचारों को कई रूपों में परखा गया है, जिनमें महत्वपूर्ण है सबसे सर्वप्रथम शास्त्रीयतावाद का समर्थन। ये जो थे शास्त्रीयवाद के समर्थक थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अर्नल्ड प्राचीन काव्य परंपरा का प्रबल समर्थक था। जो प्राचीन काव्य परंपरा चली आ रही थी उनके यहाँ प्रबल समर्थक थे। उसने इंग्लैंड के साहित्य को शास्त्रीय मूलों पर ही आंकने की चेष्टा की। जो इंग्लैंड का साहित्य था इसने शास्त्रीय मूल पर उसे आंकने की चेष्टा की, उसी पर संदर्भित सब अपना विषय रखने की कोशिश की या प्रयास किया। उसने ग्रीक, फ्रांसीसी तथा 18वीं सदी के शास्त्रीय साहित्य को अनुकरणीय बताया और इसने कहा कि जो ग्रीक का साहित्य है, जो फ्रांस का साहित्य है और 18वीं शताब्दी का शास्त्रीय साहित्य है, वह एक अनुकरण है, उसे अनुकरण बताया इसने। अर्नल्ड का यह मत है कि यदि किसी कवि की रचना शास्त्रीय अर्थात क्लासिकल है तो हमें उस रचना का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। और यह बताते हैं कि यदि कोई रचना शास्त्रीय रचना करता है तो उसे हमें गंभीरतापूर्वक उस रचना का अध्ययन करना चाहिए। काव्य विषय, आगे अपने काव्य सिद्धांत में मुख्यतः रखते हैं काव्य विषय को। तो काव्य विषय के रूप में मानव के वे कार्य व्यापार जो कि शाश्वत एवं महानतम आनंद की उपलब्धि कराने में समर्थ हैं ही काव्य विषय बनने के योग्य हैं। अगर बात करें ये काव्य विषय के संदर्भ में क्या कहते हैं, तो काव्य विषय के संदर्भ में वह अपने अर्नल्ड क्या कहते हैं। अर्नल्ड कहते हैं कि काव्य विषय के रूप में मानव के वे कार्य व्यापार जो कि शाश्वत महानतम आनंद की उपलब्धि प्राप्त करते हैं वही मुख्य रूप से काव्य विषय बनाए जाने चाहिए। उनके अनुसार कार्य व्यापार हेतु युग सापेक्षता आवश्यक नहीं है। ये कार्य व्यापार ऐसे होने चाहिए जो हर समय हर एक को आनंद प्रदान कर सके। इस संबंध में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो कार्य व्यापार काल निरपेक्ष
भावनाओं को आंदोलित करने में समर्थ होते हैं, अर्थात जो प्रेम, हर्ष, क्रोध, दया, ममता आदि इनके संदर्भ में करते हुए और जिनका निवास मानव मन को स्थायी रूप में रहता है, वही काव्य व्यापार काव्य का उत्तम विषय बन सकते हैं। यहाँ पे काव्य विषय के बारे में चर्चा की करते हुए यह बताते हैं कि एक साहित्य रचना में, एक काव्य लेखन में जो आपका काव्य स्वरूप होना चाहिए, काव्य का जो विषय होना चाहिए, वो मुख्यतः क्या होना चाहिए? मुख्यतः वह विषय होना चाहिए जो कहीं ना कहीं मनुष्य के कार्य व्यापार से संलग्न हो, उससे संबंधित हो और जिनमें मुख्यतः प्रेम, हर्ष, क्रोध, दया, ममता आदि का भाव दिखाया गया हो, वही काव्य का विषय बनाना चाहिए काव्य लेखन के समय, ऐसा मैथ्यू अर्नल्ड का मानना है। आगे काव्य का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए, तो वे काव्य को जीवन उपयोगी स्वीकार करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो काव्य होता है वो जीवन के लिए उपयोगी होता है। मैथ्यू अर्नल्ड काव्य को जीवन उपयोगी स्वीकार करते हैं और उन्होंने काव्य को जीवन की परिभाषा माना है और कहते हैं यह जो काव्य है वह ही जीवन की परिभाषा है, जीवन की परिभाषा और जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अर्थात कविता काव्यात्मक सत्य, और इसके संदर्भ में एक लाइन लिखते हैं, क्या कहते हैं? इन पोएट्री एज ए criticism of life under the condition fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. The spirit of our race will find, we have said, as time goes and as other helps fail, its consultation and stay. अर्थात कविता काव्यात्मक सत्य और सौंदर्य के नियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत जीवन की आलोचना है। कविता क्या है कि काव्यात्मक सत्य और सौंदर्य के नियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत जीवन की आलोचना है। इससे हमारी जाति की आत्मा निकट भविष्य में सभी सहायताएं चुक जाएंगी, सांत्वना को अनुभव करती रहेगी। जीवन की आलोचना से तात्पर्य कोरी उपदेशात्मकता से न होकर कविता की शिक्षा काव्यात्मक सौंदर्य के अधीन होने के कारण समस्त शक्तियों को प्रभावित करने के लिए बताई गई हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि कविता में सृजन, प्रशिक्षण, संपोषण और आनंददायिनी विलक्षण शक्ति है, ऐसी अन्यत्र नहीं है। आगे वे उसे शुष्क नैतिक उपदेश स्वीकार नहीं करते, वे इसकी उपयोगिता भारतीय सत्यम, शिवम और सौंदर्यम के आधार पर स्वीकार करते हैं। मैथ्यू अर्नल्ड नैतिक उपदेश स्वीकार न करके उसे भारतीय जो शब्द हैं सत्यम, शिवम, सौंदर्य, उसके आधार पर स्वीकार करते हैं। उत्कृष्ट शैली, अब मैथ्यू अर्नल्ड के हिसाब से काव्य में उत्कृष्ट शैली क्या होनी चाहिए, उत्कृष्ट शैली कैसी होनी चाहिए, उसके संदर्भ में मैथ्यू अर्नल्ड लिखते हैं, अर्नल्ड को यह स्वीकार है कि उत्कृष्ट कोटि की काव्य रचना के लिए उत्कृष्ट कोटि की शैली भी आवश्यक है। तो अर्नल्ड क्या कहते हैं, यदि कोई काव्य लेखक, कोई सृजनकर्ता अपने काव्य को उत्कृष्ट बनाना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसमें उत्कृष्ट शैली का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने शैली की उत्कृष्टता के नियामक के तत्वों का भी उल्लेख किया और जो ये शैली मुख्यतः होनी चाहिए उनके बारे में भी वो चर्चा करते हैं कि शैली किस प्रकार से होनी चाहिए, उनमें क्या क्या गुण विद्यमान होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं महान व्यक्तित्व। कहते हैं महान व्यक्तित्व, उसमें महान व्यक्तित्व होना चाहिए और काव्य रचना का जन्मजात गुण, काव्य रचना जो काव्य रचना करते हैं उनमें उस लेखक के अंदर काव्य रचना करने का जन्मजात गुण होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कि गंभीर वर्ण विषय, उसकी मान्यता है कि महान व्यक्ति ही महान बातें कह पाते हैं, साथ ही वर्ण विषय भी महान होना चाहिए। अभिव्यक्ति सरल और जटिल दोनों प्रकार की हो सकती है, सरल और अलंकृत दोनों ही हो सकती है। उन्होंने होमर, मिल्टन और दांते की शैली को भव्य माना और उनकी होमर की शैलीगत भव्यता के तत्वों को इस प्रकार उल्लेख किया: लयात्मक द्रुत गति, भाषागत सरलता और बोधगम्यता, व्यक्तिगत महत्ता और मस्तिष्कता तथा सुबद्धता। साहित्य समीक्षा संबंधी विचार, जो कि हमने पढ़े थे कि इनके जो विचार है दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। वो दो भाग कौन थे? काव्य संबंधी विचार और साहित्य संबंधी विचार। तो अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे इनके काव्य संबंधी विचार पे कर रहे थे, जिनमें प्रमुखता इन्होंने बताया है काव्य विषय के बारे में कि काव्य विषय हमारा कैसा होना चाहिए। काव्य का स्वरूप इन्होंने बताया कि काव्य का स्वरूप कैसे होना चाहिए। काव्य के स्वरूप के अंतर्गत इन्होंने बताया उत्कृष्ट शैली होनी चाहिए। अब उत्कृष्ट शैली में उत्कृष्ट जो तत्व होने चाहिए उसके संदर्भ में मैथ्यू अर्नल्ड ने चर्चा की है। आगे साहित्य संबंधी जो ये विचार रखते हैं, साहित्य समीक्षा संबंधी विचार, उनमें सर्वप्रथम ये रखते हैं कि इन विचारों को भी हम अध्ययन की सुविधा हेतु दो भागों में बांटकर परखने का प्रयास करते हैं कि अध्ययन जिससे आसान हो सके। उसी प्रकार से साहित्य संबंधी विचार को अन्य भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो उनमें सर्वप्रथम सबसे पहले आता है सृजन शक्ति और आलोच्य शक्ति। तो
इनके मैथ्यू अर्नल्ड के अनुसार जो सृजन शक्ति है अर्थात कार्यत्री प्रतिभा महत्वपूर्ण होती है। जो सृजन शक्ति होती है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण काव्य रचना करना है, सृजन करना है। महत्वपूर्ण कार्य रचना करना है तो सृजन करना है। महत्वपूर्ण सृजन के लिए दो तत्व अपेक्षित है। महत्वपूर्ण सृजन के लिए अगर कोई सृजनकर्ता महत्वपूर्ण अपनी कृति बनाना चाहता है तो उसके लिए जो दो तत्व अपेक्षित हैं, जिसकी चाह होनी चाहिए, जो पूर्ण रूप से विद्यमान होने चाहिए, वो है प्रतिभा संपन्न रचनाकार और तत्कालीन साहित्यिक वातावरण। ये दोनों चीज होनी चाहिए ताकि एक अच्छी कृति लिखी जा सके। और परिवेश, इन तथ्यों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि बटलर और ग्रे की सृजनात्मकता प्रतिभा का पूर्ण प्रस्फुटन उस कारण संभव न हो सका कि वे गद्य युग के देन थे। सृजनात्मक प्रतिभा प्रतिभा उस समय उत्कृष्ट रूप से सामने आती है जब कवि के पास श्रेष्ठ और उत्कृष्ट सामग्री होती है। सामग्री से तात्पर्य उन विचारों से है जो प्रायः वर्ण विषय से जुड़े रहते हैं। प्राकार्य, आलोचक का कार्य क्या होता है तो ये बताते हैं। आर्नल्ड की मान्यता है कि आलोचक का कार्य मात्र साहित्य का मूल्यांकन करना ही नहीं है, अपितु साहित्य सृजन के अनिवार्य उपादान को भी पल्लवित करना है। अर्थात ये बताते हैं कि जो आलोचक है उसका काम बस यही नहीं होता कि वह किसी रचना का मूल्यांकन करे और उस पर अपनी टिप्पणी दे, अपितु उसका यह भी कार्य है कि जो उनमें उस साहित्य सृजन में अनिवार्य उपादान है उनका भी पल्लवन वह कर सके। इस आलोचक के बारे में वो कहते हैं कि यह आलोचक का प्रमुख कार्य होता है। आलोचना का कार्य मात्र साहित्य का मूल्यांकन करना ही नहीं है, अपितु निरपेक्ष रूप से सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और विचारों की खोज करना है और इस प्रकार एक नूतन और सत्याश्रित विचारों को प्रवाहित करना है। इस परिभाषा में उन्होंने आलोचक के 3 कार्यों का उल्लेख किया है। वैयक्तिक संस्कृति अर्थात सर्वोत्तम ज्ञान की खोज पहले ही, और दूसरे की बात करते हैं वो कहते हैं समाज सेवा, तीसरे की बात करते हैं खोजे हुए सर्वोत्तम ज्ञान का प्रचार प्रसार तथा साहित्य सेवा। उन्होंने निर्णयात्मक आलोचना पद्धति पर विचार करते समय किसी भी निश्चित नियम का प्रतिपादन नहीं किया। उन्होंने प्राचीन क्लासिकों की साहित्यिक कृतियों को ही आधुनिक काव्य के जांच की कसौटी माना। ठीक है, उन्होंने गुणों के आधार पर ही वर्तमान कृतियों की गुणवत्ता का परीक्षण करना ही श्रेयस्कर समझा। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि निर्णय श्रेष्ठता का नहीं शैलीगत गुणों का होता है। आगे मैथ्यू अर्नल्ड लिखते हैं कि वे स्वीकार करते हैं कि समता अपेक्षित नहीं है, विषमता हो सकती है, और यदि आलोचक के पास प्रतिभा है तो वह इस कृति में श्रेष्ठ काव्यात्मकता के गुण परख करने में समर्थ हो सकेगा और यह भी परख सकेगा कि यह किस मात्रा में है। आगे एक अच्छे आलोचक के संदर्भ में लिखते हुए मैथ्यू अर्नल्ड कहते हैं कि कौन है अच्छा आलोचक। एक सर्वोत्तम आलोचक कौन हो सकता है, तो सर्वोत्तम आलोचक वो ये नहीं कहते कि जो सिर्फ टिप्पणी कर दे और उसमें किसी रचना में गलतियां निकाले, अपितु वह यह कहते हैं कि सर्वोत्तम आलोचक वो है जो टिप्पणी के साथ साथ उसका मूल्यांकन के साथ साथ उनमें प्रमुख गुण और उनमें प्रमुख जो अवगुण विद्यमान है उनको दूर करके प्रमुख गुण देने का प्रयास करे, उनकी जांच परख कर सके, वह एक सर्वोत्तम आलोचक है। आलोचक के संदर्भ में मैथ्यू अर्नल्ड का यह मानना रहा है। उनके काल में 2 आलोचना पद्धतियां और भी प्रचलित थी। उनके जब वह लिखते थे अपने काल में तो 2 आलोचना पद्धति विद्यमान थी, जो उसकी क्या थी, व्यक्तिगत आकलन और दूसरा ऐतिहासिक मूल्यांकन। पर उन्होंने उनमें से किसी को महत्व नहीं दिया। ये जब अपने काल में मैथ्यू अर्नल्ड जब अपने काल में आलोचक थे, कवि थे, तो इनके समय 2 आलोचना की पद्धतियां थी, जो कि थी व्यक्तिगत आकलन, जो कि प्रमुखता व्यक्तिगत किसी का आकलन किया जाता है, व्यक्तिगत अर्थात व्यक्ति विशेष पर, और ऐतिहासिक मूल्यांकन मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं कि साहित्य की दृष्टि से साहित्य पर उन्होंने इनमें से किसी को महत्व नहीं दिया। लेकिन इन दोनों भी आलोचना पद्धतियों में उन्होंने किसी को महत्व नहीं दिया। वे व्यक्तिगत कारणों से दिया निर्णय वे उचित नहीं, वे व्यक्तिगत आकलन में समालोचक के पूर्वाग्रह, दुराग्रह, व्यक्तिगत रुचि, अरुचि तथा ईर्ष्योदेश आदि अनेक कारणों से दिया गया निर्णय उचित नहीं मानते। उनका विश्वास है कि ऐतिहासिक आलोचना में कृतिकार की परिस्थितियां, जीवन संघर्ष, तत्कालीन साहित्य और समाज, उसकी परिसीमा और सुयोग आदि पर आलोचक उपन्यास ही आवश्यक रूप से बल दे जाते हैं और कृति के सही मूल्यांकन की अपेक्षा हो ही जाती है। आगे मैथ्यू अर्नल्ड लिखते हैं कि आगे इनकी एक प्रमुख लाइन है जो कि इंग्लिश में है, मैं बता दे रहा हूँ। इंडीड देयर कैन बी नो मोर यूजफुल हेल्प फॉर डिस्कवरिंग व्हाट पोएट्री बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ट्रूली एक्सीलेंट एंड देयरफॉर डू अस मोस्ट गुड than to have always in one mind. Let our expressions
of great masters and to apply them as touchstone to other poetry। ठीक है, आगे इनका जो प्रमुख प्रश्न है, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात कर लेते हैं। जो आगे इनका है, बात करते हैं काव्य के विषय चयन के संबंध में आर्नल्ड के विचारों की सविस्तार चर्चा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा संक्षेप में हम लोग काव्य विषय का चयन जान चुके हैं। इस पर विस्तृत में चर्चा कर लेते हैं कि आर्नल्ड के हिसाब से काव्य विषय का चयन कैसे करना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो काव्य और कला के अनेक पहलुओं पर विचार करते हुए आर्नल्ड ने इस पर भी विचार किया कि काव्य का विषय कैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी वे कौन विषय हैं जो किसी काव्य की रचना करने पर आनंद की प्राप्ति दे सकेंगे। जिस युग में आर्नल्ड थे, उस युग में स्वच्छंदतावादी कवि वैयक्तिक अनुभूतियों को ही काव्य का विषय बनाते थे। उनके अनुसार काव्य का केवल एक ही है। विषय के बारे में बात करते हैं, भाव अनुभूति जिसे कल्पना के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, किंतु आर्नल्ड इस मत का खंडन करते हैं कि यदि काव्य में केवल भावों की व्यंजना की गई और उसकी परिणति किसी कार्य या क्रियाकलाप में ना दिखाई गई, तो ऐसी स्थिति में वह हमें आनंद प्रदान करने की अपेक्षा हमारे हृदय की भाव या वेदना को अभिभूत कर लेगा। स्वयं आर्नल्ड के शब्दों में आर्नल्ड क्या लिखते हैं? अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थितियां कौन सी होती हैं जिनके यथार्थ चित्रण से काव्यानंद की उपलब्धि ना हो। वे जिसमें वेदना की परिणति किसी क्रिया में नहीं होती हो, वे जिनमें मानसिक कष्ट की सतत अवस्था को दूर तक खींचा गया हो, बीच में किसी ऐसी घटना, आशा या संघर्ष का भी विधान ना हो जिससे उसका कुछ प्रतिकार होता हो, वे जिनमें सब कुछ सहना ही हो, करना कुछ भी ना हो। ऐसी स्थितियों में अनिवार्यता कुछ विकृति रहती है, उनके वर्णन में एक प्रकार की विरसता होती है। वास्तविक जीवन में जब कभी ऐसी स्थितियां आती हैं तो वे कष्टकारी होती हैं, कारुणिक नहीं। काव्य में उनका चित्र भी कष्टप्रद ही होता है। इसी प्रकार उस युग के अनेक आधुनिकतावादी कवि एवं आलोचक इस विचार को प्रचारित करने में लगे हुए थे कि यदि कोई भी विषय प्राचीन न होकर आधुनिक या समकालीन होगा तो वह पाठकों को अधिक प्रदान करेगा। जो अन्य कवि थे उस काल के, सभी लोगों का यह मत था कि जो काव्य विषय होना चाहिए वो जाहिर सी बात है, कोई प्राचीन, वो कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि प्राचीन हो, जबकि तत्कालीन या भविष्य से भी एक कल्पना के तौर पे हम काव्य विषय चुन सकते हैं। और उन कवियों का मानना था कि यह जो काव्य विषय होगा पाठक या श्रोता को आनंद की अनुभूति दिलाएगा। ठीक है, उन्होंने अपने दृष्टिकोण से इसको स्पष्ट करते हुए कहा, मैं इस मत को सर्वथा भ्रांतिपूर्ण मानता हूँ। आर्नल्ड ने कहा कि ये जो पूर्व से इस काल के अन्य कवियों का मत है, मैं इस मत को भ्रांतिपूर्ण मानता हूँ। इस पर गहराई से विचार होना चाहिए। आज चारों ओर कुछ ऐसी समीक्षात्मक उक्तियां प्रचलित हैं जिसमें दार्शनिकता की ध्वनि और उसका आभास मिलता है, जबकि वास्तव में उनका कोई ठोस आधार नहीं होता। उपर्युक्त विचार एवं उक्तियां इसी तथ्य को प्रमाणित करती हैं। ऐसी उक्तियां एक ओर तो काव्य को पाठकों के निर्णय को विकृत करती हैं, तो दूसरी ओर उनका अनुसरण करने वाले कवियों को भ्रम में डालती हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड न तो प्राचीन विषय को काव्य का विषय मानते हैं और न आधुनिक विषय को। वे केवल वर्तमान के महत्वपूर्ण तथ्यों के प्रतिपादन के पक्ष में थे। उनके अनुसार ऐसे ही विषय में काव्य में नूतनता एवं रोचकता आती है। उन्होंने कोरी भावानुभूतियों के चित्रण का भी विरोध किया था। मैथ्यू आर्नल्ड के हिसाब से जहां अन्य इनके साथ के तत्कालीन युगीन जो मैथ्यू आर्नल्ड के साथ कवि हुए, वो कहीं ना कहीं यह बता रहे थे कि जो काव्य का मुख्य विषय होना चाहिए वो या तो भूत से होना चाहिए या तो भविष्य होना चाहिए। लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड उन सभी विचारों को, सभी मतों का खंडन करते हुए कहते हैं कि जो प्रमुख रूप से आनंद की अनुभूति करा सकता है वह तत्कालिक काव्य विषय होना चाहिए, वह प्रमुख से तो वर्तमान का ही विषय होना चाहिए। अब एक बार छोटे से संक्षेप में देख लेते हैं निकष पद्धति क्या है। निकष पद्धति, प्रश्न उठता है ऐसे साहित्य की परख कैसे की जाए। ठीक है, जिसके लिए आर्नल्ड ने एक पद्धति सुझाई है जिसे उन्होंने निकष पद्धति कहा है। निकष पद्धति, जैसे किसी वस्तु को तौलने के लिए बाट काम में लाए जाते हैं, वैसे ही काव्य के महत्व और सौंदर्य को आंकने के लिए महान कवियों की रचनाओं में सौंदर्य संचालित उत्कृष्ट पंक्तियां स्मरण रखनी चाहिए और किसी काव्य की उत्तमता की परीक्षा करने के लिए उन्हें ही निकष बनाना चाहिए। यदि परीक्ष कथा वस्तु और अभिव्यंजना की दृष्टि से उत्कृष्टतम पंक्तियों के समकक्ष हो तो उसका उत्कर्ष स्वीकार किया जा सकता है। द स्टडी ऑफ पोएट्री नामक अपने निबंध में आर्नल्ड ने होमर, दांते, शेक्सपियर और मिल्टन से कुछ पंक्तियां निकष पद्धति के निदर्शन के रूप में उद्धृत की थी। आगे आर्नल्ड ने काव्य रचना में जिन बातों को
कहा है कि वह ध्यान देने योग्य हैं, आवश्यक बातें बताई हैं, उस पर एक संक्षेप में चर्चा कि काव्य रचना में अर्नल्ड ने 4 बातों पर प्रमुख रूप से ध्यान देने के लिए बात कही है, जिनमें क्या है, काव्य रचना करते समय किन बातों का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए, वो क्या क्या है, वो है काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए, अर्थात काव्य 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 सृजन समय जो काव्य का विषय वस्तु है वह महत्वपूर्ण होना चाहिए। रचना प्रक्रिया के क्रम में कवि को संरचनात्मक, अन्विति, अनुपात, सुसंगति या सामंजस्य पर ध्यान रखना चाहिए। वर्णन में भव्य शैली का प्रयोग आवश्यक है, और जब वह वर्णन करे तो उसमें भव्य शैली का प्रयोग करे। और काव्य के प्रयोजन के रूप में अर्नल्ड ने आनंद के साथ नैतिक उन्नयन को हमेशा आगे रखा। और काव्य प्रयोजन की बात करते हैं, अर्थात काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उसके संदर्भ में मैथ्यू अर्नल्ड कहते हैं, तो पहली बात तो यह है कि उसमें आनंद होना चाहिए, लेकिन आनंद के साथ नैतिक उन्नयन सदैव साथ होना चाहिए। यद्यपि अर्नल्ड की भव्य शैली की धारणा लॉन्जाइनस में ही गृहीत है, फिर भी दोनों में हल्का सा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो यह था मैथ्यू अर्नल्ड का काव्य सिद्धांत। आगे हम लोग पढ़ेंगे टी.एस. एलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत एवं वस्तुनिष्ठ समीकरण जो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।